नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी श्रृंखला को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जीएस श्रृंखला की, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। आने वाले पेपर्स में यहां से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पक्का आने ही आने वाले हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे इंडियन रिवर्स। जो हमारा इंडियन रिवर सिस्टम है उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बेसिकली भारत में जितनी भी नदियां हैं, अगर हम उनको देखें तो सामान्यतः उनको दो मेन पार्ट में बांट लिया जाता है। उनको जो दो हम मेन पार्ट में बांटते हैं, एक हम कहते हैं हिमालयन रिवर्स। जैसे नाम से हमको ये लग रहा है कि ये जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, ये हिमालयन रिवर्स ये हिमालय से शुरू होती है। इनका उद्गम या ओरिजिन हिमालय से होता है और वो कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल, अरब सागर या कहीं पर भी जाकर खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ जो नदियों का डिवीजन है वो पेनिनसुलर रिवर में आता है। पेनिनसुलर रिवर का मतलब ये होता है पेनिनसुलर रिवर का मतलब ये होता है बच्चों कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो भारत को हमने बेसिकली दो पार्ट में, भारत की नदियों को हमने बेसिकली दो पार्ट में बांट दिया। एक हिमालय की जो रिवर है, हिमालयन रिवर्स, और दूसरी जो पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। यहां पर एक चीज और आप समझना, हिमालय की जो नदियां होती हैं वो युवा नदियां हैं, क्योंकि हिमालय पूरी दुनिया का सबसे नया माउंटेन है। तो यहाँ पर जो नदी भी है वो भी सारी की सारी यंग कंडीशन में है। ये सारी की सारी यंग रिवर्स हैं, और यंग रिवर होने के साथ साथ ये पूरा वर्ष भर बहती हैं, और वर्ष भर बहने के साथ साथ इनमें पानी की जो मात्रा होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो चाहे वाटर अमाउंट हो या फिर उनका जो ड्यूरेशन होता है वाटर फ्लोइंग का, वो पूरे साल भर। तो ये हिमालयन रिवर्स की खास बात होती है। दूसरी तरफ भारत की जो नदियां और बचती हैं उनको हम पेनिनसुलर रिवर का नदी कहते हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर की नदियां होती हैं ये रिलेटिवली हिमालयन रिवर्स के ओल्ड हैं। ये रिलेटिवली क्या है कि बूढ़ी हैं, और बूढ़ी होने के साथ साथ यहाँ पे जो वाटर अमाउंट है, वाटर अमाउंट बहुत कम है। गंगा है, यमुना है, जो भी वहां हिमालयन रिवर्स है उनमें पानी बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पर जो वाटर अमाउंट्स होते हैं वो बहुत ही कम। दूसरी तरफ जो हिमालयन रिवर्स थे ये वर्ष भर, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वर्ष भर बहते हैं, लेकिन ये वाली नदियां वर्ष के कुछ ही महीनों में बहती हैं, वर्ष की कुछ महीनों में। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ वाटर है, नदी में पानी कहां से आएगा, तो सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पे दो है हिमालयन रिवर्स में। एक तो ग्लेशियर्स है और दूसरा वर्षा है। जब मानसूनी वर्षा भारत में होती है तभी नदियों में पानी बढ़ जाता है, और दूसरी तरफ जब ग्लेशियर्स यहाँ पर होते हैं, जो हिमालय में ग्लेशियर्स है, वहां से भी बहुत ज्यादा जो है कि यहाँ पर क्या होता है कि पानी मिलता जाता है। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय भारत में ग्लेशियर तो है नहीं, क्योंकि बेसिकली सारी की सारी नदियां या तो वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से, या फिर विंध्यन सतपुड़ा से निकल रही है। तो इनकी नदियों में जो पानी का पूरा सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा ही है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो भारत की नदियां हैं उनको हम बेसिकली हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर में डिवाइड किया है, और उन दोनों रिवर्स की क्या खास अंतर है या उन दोनों के बीच क्या विशेष अंतर है उसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जो नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाली चीज है कि हिमालय से किसी भी नदी से रिलेटेड, किसी भी नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हम देखते हैं जो किसी भी रिवर से रिलेटेड हो सकती हैं। उन शब्दों में जो सबसे पहला शब्द आता है उसका नाम है ओरिजिन। तो सबसे पहला है वो है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है नदी का उद्गम। तो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको तो इस बारे में आइडिया नहीं होगा,
लेकिन जो बच्चे काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं वो तुरंत समझ जाएंगे। उद्गम का मतलब होता है नदी जहां से शुरू होती है। ओरिजिन का बेसिक मतलब यही होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रिवर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिवर, किसी भी नदी का स्टार्टिंग पॉइंट जहां से नदी स्टार्ट होगी उसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। बिल्कुल बच्चों, चलिए ओरिजिन बिल्कुल आप समझ लेना, जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री है, यमुना का उद्गम यमुनोत्री है, मानसरोवर सिंधु का उद्गम है। तो बहुत सारी नदियों का एक उद्गम स्थान होता है जहां से नदी शुरू होती है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। नदी से रिलेटेड जो दूसरा टर्म यहाँ पे हम समझेंगे वो होता है मुहाना। उसको हम मुहाना बोलते हैं। मुहाना का मतलब होता है माउथ। अब क्या होता है बच्चों की नदी शुरू कहीं से हुई तो कहीं खत्म होगी। तो जहां पर नदी खत्म होती है वो ही पॉइंट नदी का मुहाना कहलाता है। ये किसी बड़ी नदी में भी हो सकता है या किसी बड़े समुद्र में भी हो सकता है। और जैसे लूनी है उसका मुहाना क्या होता है कि वो कच्छ के रण में जो दलदल है वहां गुजरात का, वहां विलुप्त हो जाती है। तो मुहाना का सीधा सीधा मतलब ये हुआ एंडिंग पॉइंट ऑफ रिवर। किसी भी रिवर का जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट ऑफ रिवर्स इज नोन एज माउथ। तो बेसिकली ये दो टर्म आपको समझना है रिवर से संबंधित। ओरिजिन, ओरिजिन मींस हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिवर, और मुहाना का मतलब हो गया एंडिंग पॉइंट, जहां पे नदी खत्म होती है किसी बड़े समुद्र में गिरती है वो। अब यहाँ पे जो अगली चीज हम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे जो अगली चीज हम समझने वाले हैं, यहाँ पर एक चीज और समझते हैं। जो तीसरा वर्ड है उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। किसी भी नदी के साथ एक और शब्द यहाँ पे जो जुड़कर आता है वो होता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब बच्चों ये होता है कि इसको हम सहायक नदी कहते हैं। कोई भी नदी क्या करती है कि जब किसी बड़े नदी में अपना पानी डालती है, या कोई भी नदी जब किसी बड़े नदी के साथ मर्ज होती है, तो जो छोटी नदी होती है वह बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। जैसे ये गंगा जा रही है, इस गंगा में यमुना मर्ज हो रही है, गोमती मर्ज हो रही है, गंडक मर्ज हो रही है, कोसी मर्ज हो रही, बहुत सारे रिवर्स क्या हो रहे हैं कि मर्ज हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो रिवर्स है ये गंगा की क्या कहलाएंगे, गंगा की ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरी कहलाएंगे। यहाँ पे जो अगला वर्ड हमको समझना है रिवर से संबंधित, वो चौथा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। एक और रिवर से संबंधित वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है वितरिका। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी से पानी लेकर अलग हो जाती है, या कोई नदी क्या है, जैसे ये गंगा नदी मान लीजिए आगे यहाँ बढ़ रही है, ये जो गंगा नदी आगे ये बढ़ते हुए जा रही है, ये गंगा नदी देखिए ये क्या हो रही है कि आगे चलने के बाद ये दो पार्ट में हो सकता है बट जाए। और जब दो पार्ट में इसकी स्ट्रीम बटेगी तो जो मेन स्ट्रीम, मान लो इसको हम मेन स्ट्रीम कह दिए, तो ये मेन स्ट्रीम हो गई, और यहां से जो पानी लेकर एक स्ट्रीम अलग हुई है इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है जब कोई रिवर किसी बड़े रिवर से पानी लेकर अलग हो, और ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जब नदियां किसी बड़ी नदी में क्या करे, अपना पानी डाले। तो ट्रिब्यूटरी शब्द से भी मतलब होगा, ट्रिब्यूट का मतलब होता है योगदान करना। तो जब नदी अपना योगदान बड़ी नदी में करेगी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, और जब डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है जब लेकर अलग हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। यहां पर नदी से रिलेटेड एक और वर्ड हम समझेंगे जिसको हम कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, ये पांचवा वर्ड है नदी से रिलेटेड। पहले डेल्टा समझ लेते हैं। जब भी नदी काफी लंबी यात्रा करते हुए आती है, मैदान पहाड़ पठार से होते हुए, और जब वो किसी भी समुन्द्र में गिरने वाली होती है, तो इतनी लंबी यात्रा करते समय जब वो आती है तो अपने साथ जाहिर सी बात है कुछ न कुछ वो अवसाद लेकर आती है। अवसाद बच्चों सेडिमेंट्स, तो वो कुछ न कुछ सेडिमेंट्स लेकर आती है। अब यहां पर क्या होता है कि नदी इतनी लंबी दूरी तय करते हुए और सेडिमेंट्स लेकर आती है, तो क्या होता है कि वो किनारों पर एक तो इनको डिपॉजिट करती जाती है। ये जो सेडिमेंट्स हैं, नदियों की एक खास बात होती है कि जब नदियों में पानी बढ़ता है तो पानी इधर दूर तक फैलता है,
और जब नदियों में पानी कम होने लगता है तो ये फैला हुआ बाढ़ का पानी धीरे धीरे वापस आता है। तो उस समय क्या होता है कि सिर्फ पानी वापस आता है, इनके साथ जो सेडिमेंट्स बहकर गए होते हैं वो वापस नहीं आते। तो उन कहीं ना कहीं नदियां अपने किनारों पर इन सेडिमेंट्स को जमा करती हैं, लेकिन अपने साथ बहाते हुए भी लेकर जाती हैं। कुछ को जमा कर देंगी, कुछ को लेके जाएंगी, और फाइनली जब वो समुन्द्र में गिरने वाली होती हैं अपने मुहाने पर, बिल्कुल मुहाना समझा दिया हूं, इन्हें मुहाने पर क्या करेंगी कि वो इन सेडिमेंट्स को क्या करती है, डिपॉजिट कर लेती हैं। और जब ये सेडिमेंट्स को अपने मुहाने पर डिपॉजिट करेंगी, यहां पर इस सेडिमेंट्स को, तो यहां पर जो एक दलदली मैदान बनेगा, इसको हम दलदली मैदान या फिर इंग्लिश में मार्सी प्लेन बोलेंगे। तो ये जो मार्सी एरिया या एक तरीके का प्लेन मैदान जो बनेगा, इसी मार्सी एरिया या प्लेन को डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा किसी भी नदी के ओरिजिन पॉइंट पे नहीं बनेगा, ये हमेशा किसी नदी के मुहाने पर बनेगा। और डेल्टा कैसे बनेगा? नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमा होने से बनेगा। डेल्टा एक तरीके का, इधर समुंदर होता है, ये देखो इधर समुंदर है जिसमें नदी गिर रही होती है, और इधर जमीन होता है। तो एक तरीके से जमीन और समुंदर के बीच का यह एरिया होता है। तो एक ईवीएस का एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों बनता है। ईवीएस में ये लोग पूछते हैं कि इकोटोन क्या होता है। जैसे अब जितने बच्चों को नहीं आइडिया होगा उनको मैं बता दूं, इकोटोन का मतलब होता है इट इज ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। तो किसी भी दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिटिव एरिया होता है, जो ट्रांजिशन एरिया होता है, या जो संक्रमित क्षेत्र होता है, उसी को हम इकोटोन कहते हैं। एक इकोसिस्टम हमारा समुंदर और एक इकोसिस्टम हमारा शहर। तो शहर और समुंदर के बीच ये जो दलदली मैदान बन रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जमीन की भी विशेषता होगी और समुंदर की भी विशेषता होगी। तो दिस इज द एक्यूरेट एग्जांपल ऑफ इकोटोन। तो इकोटोन क्या हुआ ये समझ लिए। तो फिलहाल हम अभी नदी पर थे, अभी ईवीएस के टॉपिक्स की चर्चा नहीं होगी, तो नदी में ये टर्म समझ लिए। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों की नदियों का जो ये बहाव है ये बड़ा तेज हो जाता है, नदी की ढाल तेज हो जाती है, स्लोप तेज हो जाता है। तो ये अपने साथ जो भी अवसाद वगैरह लेकर आते हैं ये किनारे पे जमा नहीं कर पाते, और जब किनारे पे जमा नहीं कर पाते तो वो सारा का सारा अवसाद लेकर समुन्द्र में नदी चली जाती है। और जब समुन्द्र में नदी चली जाती है तो यहाँ दलदली मैदान नहीं बनता है। वहां पर जो यहाँ पर विशेषता कहलाएगी, उस विशेषता को हम एस्चुरी कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्चुरी। तो ये एस्चुरी हो गया। एस्चुरी का मतलब ये हुआ, जो एस्चुरी है, एस्चुरी का सीधा सीधा मतलब कि जब नदियां अपने मुहाने पर अवसादों को नहीं जमा करेंगी, तेज बहाव और तेज ढाल के कारण सारा अवसाद लेकर समुद्र में गिर जाएंगी, तो वहां पर जो इकोसिस्टम या वहां पर जो भी ज्योग्राफिकल फीचर क्रिएट होगा, उसी ज्योग्राफिकल फीचर को हम एस्चुरी कहते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, चाहे गंगा हो, जमुना हो, महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, जितनी पूरब की ओर नदियां बह रही बच्चों, वो सारी की सारी नदियां बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। और जितनी रिवर्स इस साइड बह रही हैं, ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग में बेसिकली नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, बहुत सारी नदियां हैं। ये सारी की सारी नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। इतना क्लियर है? तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या होती हैं, हिमालयी भारत की नदियां क्या होती हैं। नदियों से रिलेटेड 6 टर्मिनोलॉजी हमको समझना था। नंबर 1 उद्गम क्या होता है नदी का, नंबर 2 मुहाना क्या होता है, नंबर 3 नदी का डेल्टा क्या होता है, नंबर 4 नदी की एस्चुरी क्या होती है, नंबर 5 सहायक नदियां क्या होती हैं, और नंबर 6 वितरिकाएं क्या होती हैं। चलिए अब हम लोग अपने इंडिया में एंट्री करते हैं। इंडिया में जब हम एंट्री करेंगे, इंडिया के पूरे रिवर सिस्टम को मैं 4-5 पार्ट में बांटकर आपको पढ़ा देता हूं।
कौन कौन से वो पार्ट आएंगे देखिए। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का मतलब होता है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में हम क्या करेंगे कि जो भी सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उन सबको हम यहां पर पढ़ लेंगे। दूसरे नंबर पे हम पढ़ लेंगे गंगा नदी तंत्र को। तो गंगा नदी तंत्र ये हमारा दूसरा पोर्शन हो जाएगा, गंगा रिवर सिस्टम। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम पढ़ लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बाद चौथे नंबर पे हम पढ़ लेंगे दक्षिण भारतीय नदियां या दक्षिण भारतीय नदी तंत्र, साउथ इंडियन रिवर सिस्टम। और सबसे लास्ट मध्य भारतीय नदी तंत्र, मिडिल इंडिया रिवर सिस्टम। तो बेसिकली हमने अपने पूरे इंडियन रिवर सिस्टम को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इस 5 पार्ट में एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। तो सिंधु की सहायक नदियां, उससे रिलेटेड एसएससी ने क्या क्या क्वेश्चन एराइज किए हुए हैं उन सबको देखेंगे। फिर हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा का पूरा सिस्टम देखेंगे। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की बात होगी। साउथ इंडियन रिवर्स स्पेशली महानदी, गोदावरी, इन सब की बात होगी। और साउथ मिडिल इंडिया में हमारे पास बहुत रिवर्स हैं, लाइक नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी, साबरमती है, बहुत सारी नदियां हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र जो इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, इस इंडस रिवर सिस्टम का अगर हम फ्लो चार्ट देखें, इनका अगर हम एक तरीके से डायग्राम पर इंटरप्रिटेशन देखें, तो ये बेसिकली हमारे पंजाब, कश्मीर, इन सभी एरियाज में ज्यादातर ये फैली हुई है। तो ये हमारा आज का कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब वाला रीजन है। ठीक इसके इस साइड पूर्व की तरफ यहां पर तिब्बत है और इस तिब्बत में दो झील आसपास स्थित है। एक झील का नाम है बच्चों राकास, एक का नाम है राकास ताल और एक का नाम है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, ये जो है कि दोनों आपको तिब्बत में मिलेंगे। इस मानसरोवर लेक से क्या होती है कि एक रिवर ओरिजिनेट होती है, एक नदी स्टार्ट होती है और ये नदी क्या करती है कि तिब्बत के पठार का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर जाती है और फिर कश्मीर में लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के बीच से बहते हुए और दुनिया में लद्दाख को काटकर सबसे गहरा गार्ज बूंदी गार्ज बनाते हुए आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ते हुए वो क्या करती है, जब ये रिवर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए फिर कश्मीर के रास्ते ये पंजाब में घुसती है, सॉरी कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान में घुसती है और फिर पाकिस्तान होते हुए ये नीचे की तरफ चली जाती है और इसका मुहाना यहाँ पे मिलता है, इसको हम कहते हैं अरब सागर। तो ये नदी कहां पर आकर गिर गई, अरब सागर में। और जब ये अरेबियन सी में गिरती है तो ठीक इसके मुहाने पर यह क्या करती है, एक बहुत फेमस सिटी को यहाँ पे बसाती है, या एक बहुत फेमस सिटी इसके अरब सागर के ठीक मुहाने पे पाकिस्तान में बसा हुआ है जिसका नाम कराची। तो फिर से आप ध्यान से समझना, ये जो इतनी बड़ी रिवर आपके सामने दिख रही है बच्चों, ये जो इतनी बड़ी रिवर दिख रही है, इसको फिर से मैं आपको दिखा दूं, देखिएगा मानसरोवर लेक से निकल रही है और जब ये मानसरोवर लेक से निकल रही है तो तिब्बत होते हुए कश्मीर, कश्मीर से होते हुए ये पूरा का पूरा लद्दाख जाकर काटते हुए आगे बढ़ती है, फिर पाकिस्तान पहुंचती है और पाकिस्तान के रास्ते फिर ये क्या करती है, अरेबियन सी में यहां पर गिर जाती है।
तो यहां पर इसके ऊपर और नीचे यहां देख लीजिएगा, इसके जो ऊपर था ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनको हम लद्दाख माउंटेन रेंजेस कहते हैं, और इनके नीचे जो माउंटेन रेंज है, ये जो माउंटेन रेंज है इसको हम जास्कर कहते हैं। तो लद्दाख, जैसे एसएससी ने आपसे पेपर में पूछा कि लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो वो नदी है सिंधु। तो ये जो पहली रिवर जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इस रिवर का नाम है इंडस यानी कि सिंधु। इस सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उनको देखते हैं। सिंधु नदी में एक नदी जो है, एक जो रिवर होती है, ये क्या होती है, इधर चाइना की तरफ से आकर यहाँ मर्ज होती है इस सिंधु रिवर में। इस रिवर का नाम होता है श्योक। तो जो श्योक रिवर है वो चाइना से होकर आती है और सिंधु में यहाँ पे क्या होती है कि मर्ज हो जाती है। एक और रिवर इधर से आती है पीओके के आसपास, पीओके के एरियाज में, ये अफगानिस्तान से आकर सिंधु में मर्ज होती है। इस रिवर का नाम होता है गिलगित। इस रिवर का नाम है बच्चों गिलगित। फिर सिंधु नदी के ठीक नीचे कश्मीर में एक और झील यहां पर है। इस झील का नाम है, ये जो कश्मीर में झील है, इस झील का नाम है, इस समय लद्दाख में इसका लोकेशन हो गया है वेरीनाग झील। यह वेरीनाग लेक। इस वेरीनाग लेक से एक और बहुत फेमस रिवर निकलती है और इस रिवर का नाम होता है झेलम। झेलम आगे बढ़ती है और कश्मीर होते हुए बारामूला के रास्ते पाकिस्तान चली जाती है। तो ये है हमारी दूसरी रिवर इस सिस्टम की, जिसका नाम है झेलम। झेलम के बारे में बच्चों एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो झेलम रिवर है, इस झेलम रिवर का ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो एरिया है इसी को हम कश्मीर वैली कहते हैं। तो जो कश्मीर वैली या कश्मीर की घाटी है, जो कश्मीर घाटी है, वो स्पेशली कौन सी नदी की घाटी है, वो झेलम नदी की घाटी पर है। दिल्ली पुलिस ने अभी क्वेश्चन ये बनाया था कि किस नदी के मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा मीठा, किस नदी के घाटी में भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी या फ्रेश वाटर की जो झील है ताजे पानी की, तो यहीं पे आप देखोगे कि भारत की सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की, उसका नाम बुलर है। तो बुलर भी आपको यहीं पे लोकेट करता हुआ मिलेगा। तो कश्मीर की घाटी किस नदी की घाटी हो गई बच्चों, कश्मीर की घाटी झेलम नदी की घाटी हो गई। और कश्मीर की घाटी, जब झेलम नदी कश्मीर की घाटी से होकर जाती है तो रास्ते में वुलर नामक झील भी इसी में पड़ता है। इसके अलावा कश्मीर में ही एक रिवर आकर इस झेलम को ज्वाइन करती है, जिसका नाम है किशन गंगा। तो किशन गंगा भी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो झेलम की। उसके बाद देखना वेरीनाग लेक के थोड़ा सा और नीचे जब हम आएंगे इधर हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर, तो हमको यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा। इस दर्रे का नाम, ये जो दर्रा है, ये जो पास है, इस पास का नाम है बारालाचाला। ये जो बारालाचाला पास है, यहां से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये जो सिंधु है, इस सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब निकलती है। और चिनाब झेलम का पानी अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में घुसते हुए ये आकर सिंधु में मर्ज हो जाती है। और सिंधु में जिस स्थान पर ये चिनाब आकर मिलती है, इस स्थान का नाम बच्चों होता है मिठान कोट। पंजाब में इस स्थान का नाम क्या कहते हैं, मिठान कोट। तो फिर से आप यहां से ध्यान देना कि बारालाचाला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से चिनाब निकलेगी। चिनाब जब शुरू होती है तो वो दो रिवर्स का पार्ट होती है, एक चंद्र और एक भागा। तो चंद्र भागा रिवर के नाम से आगे बढ़ती है और फाइनली नाम इसका चेनाब हो जाता है। और ये जो चेनाब रिवर है, जो तीसरी रिवर हमारे पास आ रही है चेनाब रिवर, ये जो चेनाब है, चेनाब रिवर बारालाचाला पास हिमाचल से शुरू हुई, कश्मीर होते हुए ये झेलम का पानी लेते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए फिर वो क्या करती है कि मिठान कोट में सिंधु में जाकर मर्ज हो जाती है। बारालाचाला दर्रे के ठीक नीचे एक और दर्रा है, इस दर्रे का नाम है बच्चों रोहतांग। बिल्कुल बॉर्डर लाइन है हिमाचल प्रदेश का तिब्बत पे, ये रोहतांग पास है
और इस रोहतांग पास से दो रिवर्स निकलती हैं। एक रिवर निकलती है जिसका नाम है रावी। रावी ऊपर की ओर जाती है और जाकर चिनाब को ज्वाइन कर लेती है। ज्वाइन होने से पहले पंजाब का बड़ा ही फेमस शहर लाहौर, पंजाब का जो फेमस सिटी लाहौर है, वो इसी रिवर, ये जो चौथी रिवर इस श्रृंखला की है जिसका नाम हम रावी कह रहे हैं, तो रावी के कोस्टल लाइन पे लोकेटेड है या रिवर बैंक पे लोकेटेड है। रावी कहां से स्टार्ट हुई? रोहतांग। रोहतांग कहां पर है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा रोहतांग है वहां से रावी स्टार्ट हुई और रावी हिमाचल प्रदेश के रास्ते पाकिस्तान में गई और लाहौर के रास्ते फिर वो क्या होती है कि चेनाब में अपना पानी मर्ज कर देती है। तो ये चेनाब में ये भी अपना रिवर ने पानी डाल दिया। इसी रोहतांग पास से क्या होता है कि एक और नदी निकलती है जो नीचे की तरफ आती है और इस नदी का नाम होता है ब्यास। ये जो पांचवी रिवर है इस सिस्टम की वो है ब्यास, और ब्यास पहुंचती है पंजाब में, जिस स्थान पर, उस स्थान का नाम होता है बच्चों हरिके बैराज। ये जो स्थान है इसी का नाम है हरिके बैराज। तो हरिके बैराज पंजाब में पहुंचती है और इस जगह पर इधर ठीक यहां जो मैंने अभी एक शुरू में एक झील बताया था मानसरोवर, उसी के पास राकाश ताल बताया था। तो इस राकाश ताल से निकलकर एक और नदी जो सिंधु में यहीं आकर आगे मिलेगी सतलज, वो आकर यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है। तो हरिके बैराज में आप देख लो रोहतांग दर्रे से आने वाली ब्यास और उधर तिब्बत के राकाश ताल से आने वाली सतलज मर्ज होती है और फिर ये सतलज के नाम से आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़कर पाकिस्तान जाती हैं और पाकिस्तान में चिनाब को ज्वाइन कर लेती हैं और फाइनली इस चिनाब में 5 नदियां आकर मिल जाती हैं। सॉरी, इस चिनाब में जो 4 नदियां आकर मिलती हैं अलग अलग, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, और एक खुद हो जाता है चिनाब। तो इन पांचों को मिलाकर हम कहने लगते हैं, इन पांचों को हम मिलाकर कहने लगते हैं पंचनद धारा। तो यहां पर ये जो नदियां हैं इन नदियों का नाम होता है पंचनद धारा। तो जो पंचनद धारा है इसका मतलब होता है 5 नदियों की धारा। यहां पर एक चीज और आप मेंशन कर लेना कि जब सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो वो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर लाइन पे जब घुसती है तिब्बत से, तो यहां पर उसको एक दर्रा मिलता है जिसको हम सिपकिला पास कहते हैं। तो सिपकिला पास, ये जो सिपकिला पास है, सिपकिला दर्रा, इसी को हम गेटवे ऑफ सतलज भी कहते हैं। ये सतलज का प्रवेश मार्ग या सतलज का द्वार कहलाता है भारत में। तो सतलज कौन सी नदी से यहां से एंट्री कर रहा है, कौन से दर्रे से सतलज नदी भारत में एंट्री कर रहा है? वो कर रहा है सिपकिला से। ये है सतलज रिवर। देखना, ये जो हरिके बैराज है ये वही स्थान है जहां से भारत की सबसे लंबी नहर निकाली गई है। तो यहां से हरिके बैराज कहां पर आपको मिलेगा? हरिके बैराज मिलेगा पंजाब में। तो इस पंजाब में यहां से भारत की सबसे लंबी नहर निकाली गई है। ये जो लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया है इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल। तो इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर वो बच्चों ब्यास और सतलज के संगम से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो हमारी छठी रिवर है इसका नाम है सतलज। तो ये हो गया सतलज। ये हमारा पूरा का पूरा रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम। और इस इंडस रिवर सिस्टम में बच्चों एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी, इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा नदी सिंधु, मानसरोवर लेक, तिब्बत, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन। तो दिल्ली पुलिस में उन्होंने पूछा था कि सिंधु नदी कहां से स्टार्ट होती है? मानसरोवर झील तिब्बत से स्टार्ट होती है। अब इसके बाद देखना, यहां से जब ये स्टार्ट होगी, अब इसके बाद ये आगे बढ़ेगी और फिर क्वेश्चन पेपर में से सी पूछेगा कि किन 2 पहाड़ों के बीच से या किन 2 पर्वतों के बीच से होकर
ये नदी बहती है। कौन सी नदी? सिंधु। तो एक लद्दाख और दूसरा जास्कर। तीसरा क्वेश्चन यहां पर क्या आ रहा है कि जब ये लद्दाख को काटती है, ये देखना, ये नदी एक्चुअल में क्या करती है? लद्दाख को काटती है, लद्दाख और ऐसे करके। तो लद्दाख को जब काटती है तो पूरी दुनिया का सबसे गहरा गार्ज, तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी बनाती है। किस पहाड़ को काट कर बनाती है? लद्दाख को काट कर बनाती है। उस गार्ज का नाम क्या होता है? बूंदी गार्ज। उसके बाद सिंधु आगे बढ़ती है। नंगा पर्वत, ग्रेट हिमालय का लास्ट पॉइंट है ये नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से ये पाकिस्तान में सिंटैक्सियल इसको टर्न मिलता है, और सिंटैक्सियल टर्न का बच्चों मतलब होता है बिल्कुल तीखा मोड़। जैसे आप ऐसे जा रहे हो, अचानक से मुड़ जाओ। अभी सिंधु का मुड़ था उधर अफगानिस्तान की तरफ जाने का, अचानक से नंगा पर्वत ने कहा नहीं 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 उधर मत जाओ, आप इधर मुड़ जाओ। तो ये नंगा पर्वत ने क्या किया कि इसको अचानक से मोड़ दिया, फिर ये पाकिस्तान की तरफ आ गई, और पूरे पाकिस्तान से होते हुए वो फिर क्या की? अरब सागर में जाकर गिर गई। अरब सागर में बड़ा डेल्टा बनाती है, साथ में कराची बंदरगाह जो इसका है पाकिस्तान का, वो यहीं पे स्थित है। अब इसके बाद देखिएगा, दूसरी जो रिवर मैंने बताया था इस सिस्टम का, वो है झेलम। कहां से स्टार्ट हो रही है? वेरिनाग झील। करेंटली इसका लोकेशन लद्दाख में है, तो वहां से निकल रही है पूरी कश्मीर की घाटी। बच्चों पेपर में बहुत बार पूछता है, विच रिवर वैली इज नोन एज कश्मीर वैली? कौन सी नदी की घाटी कश्मीर की घाटी कहलाती है? तो वो है हमारी झेलम नदी की घाटी। तो झेलम नदी की घाटी बनाते हुए झेलम नदी कश्मीर की घाटी बनाते हुए आगे बढ़ती है, और अपने रास्ते पर ही भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील बुलर को कंस्ट्रक्ट करते हुए बारामूला के रास्ते पाकिस्तान में चली जाती है। वहीं पर इसकी एक बड़ी अच्छी ट्रिब्यूटरी है, फेमस ट्रिब्यूटरी है, भारत सरकार इस पे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बना रहा है, किशन गंगा। तो जब वो किशन गंगा उरी वगैरह का जो एरिया है उसी एरियाज में आता है, तो ये जो किशन गंगा है ये भी काफी फेमस रिवर है। और किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की ट्रिब्यूटरी है। फाइनली वो झेलम के साथ सिंधु में मिल जाएगी, लेकिन अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं। थोड़ा और नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में हमको एक और दर्रा मिलेगा बच्चों, और हिमाचल प्रदेश में ये जो दर्रा है इसका नाम है बारालाचाला। इस बारालाचाला दर्रे से सिंधु की लॉन्गेस्ट, याद रखिएगा ये भी पेपर में एसएससी बहुत बार पूछती है, सिंधु की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बताइए। तो ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, बिल्कुल देख लो, ये है पूरी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। चेनाब, दो क्वेश्चन बच्चों बनेगा। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और दूसरा जो चेनाब होता है, चेनाब अपने ओरिजिन पे चंद्र प्लस भागा दो नदियों से मिलकर बनती है। एक चंद्र होती है और एक भागा होती है। ये जैसे गंगा है भागीरथी और अलकनंदा, ऐसे ही चेनाब है चंद्र और भागा। ये चंद्र आ रही है, ये भागा मर्ज हुई, फिर चेनाब के नाम से आगे हो रही है। फिर उसके बाद एक और दर्रा वही हिमाचल प्रदेश में आता है, रोहतांग पास। इस रोहतांग पास से रावी और ब्यास दो नदियां निकलती हैं। रावी नदी क्या करती है कि आगे बढ़ते हुए कश्मीर के हिमाचल प्रदेश कश्मीर के रास्ते लाहौर को बसाते हुए जाकर कहां पे मर्ज हो जाती है? ये चेनाब में मर्ज हो जाती है। और जो ब्यास रिवर है वो नीचे की तरफ आती है, हिमाचल से पंजाब आती है, पंजाब में हरिके बैराज में पहुंचती है। हरिके बैराज में वो वेट करती है राकास ताल से इस सिस्टम की निकलने वाली छठी रिवर सतलज का, और फाइनली सतलज सिपकिला दर्रे से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। बहुत ज्यादा एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, विच इंडियन पास इज नोन एज द गेटवे ऑफ सतलज रिवर? सतलज रिवर का गेटवे इंडिया का कौन सा दर्रा है? उस दर्रे का नाम है सिपकिला। एग्जैक्ट लोकेशन सिपकिला का किस स्टेट में है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद सतलज आगे बढ़ती है, हरिके बैराज में पहुंचती है, दोनों का पानी इकट्ठा होता है, और फिर यहीं से एक बड़ी रिवर कैनाल, नदी की नहर, जिसको हम कह सकते हैं ये शायद इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल भी है, शायद क्या 100% ये इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है। और ये
हरिके बैराज से ही निकलती है, ब्यास और सतलज के संगम से। उसके बाद सतलज आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में जाती है, चेनाब को ज्वाइन करती है। जैसे ही ये चेनाब को ज्वाइन करती है, ये सारा का सारा पानी पंचनद धारा के नाम से जाना जाने लगता है। ये सारा का सारा पानी पंचनद धारा कहलाता है। पेपर में एसएससी ने पूछा कि ये पंचनद धारा सिंधु में जब ज्वाइन होता है तो किस स्थान पे होता है बच्चों? उस स्थान का नाम है मिठान कोट। एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहां बोर्ड पर, मिठान कोट वो जगह है जहां पर पांचों नदियां अपना पानी किसके साथ डालती हैं? सिंधु के साथ। ये पूरा हमारा रिवर सिस्टम सिंधु रिवर सिस्टम हो गया। अब इसमें तीन चार चीजें मैं और बता देता हूं, यहाँ पे जो मिसलेनियस चीजें हैं उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखना तीन चार क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा पंजाब। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया पंजाब। पंजाब से पहले पहले तो ये आप समझ लो कि आब क्या होता है। आब का मतलब होता है नदियों के बीच का उर्वरक मैदान। नदियों के बीच का उर्वरक मैदान। इसका सीधा मतलब यह हुआ फर्टिलाइजर प्लेन्स बिटवीन रिवर्स। दो नदियों के बीच का या किसी भी पांच नदियों चार नदियों के बीच का जो मैदान होता है, फर्टिलाइजर प्लेन जो होता है, उसी को हम आब कहते हैं। तो ज्यादातर शब्द हम सुनते हैं दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है बच्चों? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जो दोआब होता है इसको आप लिख लो, आप या इंग्लिश में या हिंदी में। तो आप जो होता है, आप का मतलब होता है नदियों के बीच के उर्वरक क्षेत्र। अगर हम दो आप कह देंगे तो इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच का उर्वरक क्षेत्र है। तो फर्टिलाइजर एरिया बिटवीन टू रिवर्स, जैसे गंगा यमुना का दोआब होता है, जैसे नर्मदा ताप्ती का दोआब होता है। तो दोआब बहुत फेमस एरिया, जैसे कृष्णा गोदावरी का दोआब होता है। तो दोआब बहुत ही फेमस एरिया होते हैं। लेकिन पंजाब क्या होता है? पंजाब का मतलब होता है पंज जमा आब। पंज जमा आब का मतलब ये हो गया कि पांच नदियों के बीच का उर्वरक मैदान। तो जब पांच नदियों के बीच का उर्वरक मैदान होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? पंजाब बोल देंगे। तो यहां पे क्वेश्चन ये बन रहा है, ये जो हमारा पंजाब है, आखिर इस पंजाब में कौन कौन सी पांच नदियां आती हैं? पंजाब को कहते हैं लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, पांच नदियों की भूमि। आखिर ये पांच नदियां कौन सी है? जैसे मैं मान लो एसएससी के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं दिल्ली पुलिस के लिए, विच रिवर इज नॉट एसोसिएटेड विद पंजाब ब्रैकेट में लैंड ऑफ फाइव रिवर्स? ऑप्शन नंबर एक इंडस, ऑप्शन नंबर दो सतलज, ऑप्शन नंबर तीन चेनाब, ऑप्शन नंबर चार ब्यास। तो विच रिवर इज नॉट एसोसिएटेड इन पंजाब फर्टिलाइजर लैंड? तो पंजाब का जो उर्वरक मैदान है उसमें कौन सी रिवर नहीं आएगी बच्चों? इंडस। तो यहां पर आप याद रखना, पंजाब में जो पांच नदियां आती हैं, पंजाब जो ये पंजाब है, इस पंजाब में जो पांच नदियां आती हैं, नंबर एक, उन नदियों के नाम यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। नंबर एक हो गया झेलम, नंबर दो चेनाब, नंबर तीन रावी, नंबर चार ब्यास, नंबर पांच सतलज। सतलज ये पांच नदियां हैं जिनको हम पंजाब या पांच नदियों का मैदान कहते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पे बता देता हूं स्टैटिक जीके का आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्त सैंधव क्षेत्र, हमारा जो आर्यावर्त था, आर्यावर्त आगे चलकर सप्त सैंधव कहलाने लगा।
आपको पता है ना कि पहले हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप था, जम्बू द्वीप से हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा, आर्यावर्त से हम लोगों को सप्त सैंधव कहा जाने लगा। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र, उसमें सिंधु नदी मेन है, सैंधव का नाम ही आ जा रहा है। तो ये जो सिंधु की 7 नदियां हैं, सिंधु और सिंधु की 7 नदियां, जो उसके साथ 6 नदियां और आ रही हैं, वो कौन कौन से रिवर्स हैं जिनको हम सप्त सैंधव में डालते हैं। क्योंकि इस साल क्या हुआ है कि इंडिया और भारत नाम को लेकर थोड़ा विवाद सा देश में रहा, कुछ दिन ये न्यूज चली, तो सभी बच्चों को ये पक्का जान के जाना है कि हमारे देश के क्या क्या नाम रहे कभी न कभी। तो महाभारत वाले जो एरा में हम लोग अपने एरियाज को आर्यावर्त के साथ साथ सप्त सैंधव भी डिनोट करते थे। सप्त सैंधव का मतलब 7 नदियां, वो 7 नदियां कौन कौन सी हैं बच्चों, देख लेना। सबसे पहले सिंधु, सिंधु के बाद वो पांच नदियां जो पंजाब में आती हैं, तो पंजाब में 5 नदियां कौन आएंगी, झेलम, झेलम के बाद कौन आएगी, चिनाब, चिनाब के बाद कौन सी आएगी, रावी, रावी के बाद कौन सी आएगी, ब्यास, ब्यास के बाद कौन सी आएगी, सतलज। तो आखिर ये 7वीं नदी कौन सी है, तो इसका क्लू मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर आप लोग बताइएगा। ये हमारे वैदिक काल की हिंदू सभ्यता की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी उस समय। आज भले हम गंगा को सबसे पवित्र मानते हो, लेकिन इस नदी को नदी तमा कहा जाता था बच्चों। उस समय हम इस नदी को क्या कहते थे, नदी तमा। सबसे ज्यादा बार उल्लेख इसी नदी का था, और ये नदी हमारे वैदिक सभ्यता की नदी है सरस्वती। आज के डेट में ये नदी सूख चुकी है, कुछ समय पहले इसी नदी को घग्गर के नाम से भी, जो ये घग्गर नदी है, घग्गर के नाम से भी जाना जा रहा था। तो हरियाणा के रास्ते राजस्थान से होते हुए आगे ये जाती है, तो ये नदी अब लगभग सूख चुकी है। तो सप्त सैंधव रीजन का मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। आज का सबसे लास्ट जो नोटेबल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इंडस रिवर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंडस रिवर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। जो ये ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, कब ऑर्गेनाइज हुआ, पेपर में तो आपसे ही पूछेंगे कि इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट या इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट। ये जो वाटर एग्रीमेंट बच्चों हुआ था 1960 में हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। हमारे नेता लोग क्या कहते हैं, जब मुड करेगा, जब मुड करेगा तब जो है कि हम क्या करेंगे कि इसका पानी रोक देंगे। किसका पानी रोक देंगे, पाकिस्तान का पानी हम रोक देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु नदी जल समझौता किया। इस समझौते के तहत ये जो सिंधु नदी की 6 नदियां थी, अभी जिन 6 नदियों की बात हमने किया, सिंधु, सिंधु के साथ चिनाब, चिनाब के साथ झेलम, झेलम के साथ रावी, रावी के साथ ब्यास और ब्यास के बाद सतलज। इन 6 नदियों का पानी कैसे यूज होगा, इसी पे एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में यह तय हुआ बच्चों कि सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान अपने तरीके से यूज करेगा, बाकी जो बच गया, बचने वाले रिवर्स में आप देख लो, रावी, व्यास और सतलज, इनका जो पानी है, इनका पानी इंडिया अपने तरीके से यूज करेगा। अब ऐसा नहीं कि 100% हम इनका पानी रोक दें या पाकिस्तान 100% पानी वही ले ले, ऐसा नहीं है। 80-20 का रेशियो इसमें फिक्स हुआ है। 80% पानी इनका जो है कि सिंधु, चिनाब और झेलम का अपने तरीके से पाकिस्तान यूज करेगा, और रावी, व्यास और सतलज का पानी 80% जो है कि भारत अपने तरीके से यूज करेगा। ये 1960 के दशक में या 1960 वो एक्चुअल ईयर ही है वो,
1960 में ये समझौता हम लोगों ने किया था। अभी समझौते पर अभी भी झगड़ा चल रहा है, तो इस पे अभी भी केस बना हुआ है। बार बार इंडिया पाकिस्तान मीटिंग करते हैं इस रिवर एग्रीमेंट को लेकर। अभी रिसेंटली भी रिवर एग्रीमेंट पर दोनों देश ने वो मीटिंग की है, तो ये चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर आप देख लो कि इंडिया में तो बारिश खूब होती है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल बारिश नहीं होती, ना के बराबर होती है। उसके बावजूद पाकिस्तान इतनी अच्छी खेती कैसे कर लेता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन बच्चों यही होता है, ये जो 6 नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां भारत से पाकिस्तान में ही जाती हैं। और पाकिस्तान क्या करता है कि इन नदियों का पूरा ग्रिड बना दिया है, नहर बना बनाकर बिल्कुल जाल बुन दिया है। और नहरों का जाल ऐसा बुन दिया कि बारिश हो न हो, उनकी खेती एक नंबर की होगी। तो अभी पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि नहरों का देश किसको कहते हैं? कंट्री ऑफ कैनल्स, नहरों का देश। तो यहां पे याद रखिएगा, जो नहरों का देश होता है वो हम पाकिस्तान को कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को समझा, पूरे नदी सिस्टम को समझा, नदी क्या होता है, नदियों के रिलेटेड टर्म क्या होते हैं, हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अगली क्लास, जो अगली वीडियो हमारी आएगी, उस पर हम गंगा रिवर सिस्टम और इंडिया के अन्य नदियों की बात करेंगे। वीडियो जैसा भी लगा हो, आप लोग जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।